जो इंटरनल ब्रेस स्क्रू ये जो चल रहा है, दिस इज नॉट गुड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट्स. We want to give a result to the patient, and that should be the utmost criteria to treat a patient for an ACL tear. तो कहते हैं कि इंटरनल ब्रेस ज़्यादा अच्छा है, स्क्रू सर्जरी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी सर्जरी ज़्यादा अच्छी है? बहुत सारे प्रोपेगेंडा है जो कहते हैं कि भाई इंटरनल ब्रेस बहुत अच्छी सर्जरी है, बट मैं कहता हूँ इंटरनल ब्रेस इज़ अ गुड सर्जरी, बट उसमें हम कहते हैं कि फेलियर के चांसेस या जो हम मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना. रीज़न भी मैं ये क्यों कहता हूँ कि इंटरनल ब्रेस सर्जरी में क्या करते हैं कि हम एक ग्राफ्ट लेते हैं, या तो आप सेमिटी का ग्राफ्ट लेते हो तो 6 सेंटीमीटर का आपका ग्राफ्ट होना चाहिए, जिसमें अराउंड अबाउट 2 सेंटीमीटर आपका जो होता है वो टिबियल टनल में होता है, 2.5 सेंटीमीटर आपका इंटरनल कॉन्डोलर जॉइंट या नी जॉइंट के अंदर होता है, और 2 सेंटीमीटर आपका जो है फीमर बोन में रहता है. उसके बाद में क्या होता है कि उसको सस्पेंसरी फिक्सेशन में हम फिक्स कर देते हैं. ऊपर एक बटन लग जाता है, नीचे एक बटन लग जाता है, और उसमें हम टेंशनिंग देते हैं. उसके बाद में लिगामेंट टाइट होके बोन में रहता है. अब अगर आपका जो ग्राफ्ट है सेमिटी अगर हम मालूम ले रहे हैं, और अगर वो ग्राफ्ट का जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर का है ना, या हम 4 स्ट्रैंड्स में करते हैं उसको, तो 24 सेंटीमीटर का लंबा ग्राफ्ट होना चाहिए. बट अगर 24 सेंटीमीटर का ना हो कि वो छोटा ग्राफ्ट हो गया, तब क्या होगा, वो 5.5 सेंटीमीटर का हो गया, तो हमारे फीमर बोन में और टीबिया बोन में जो ग्राफ्ट का लेंथ है वो काफ़ी कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो ऐसे केसेस में बोन को जो है वो लिगामेंट के साथ में एक प्रॉपर हील होने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, है ना. अगर ये काफ़ी छोटा जगह होगा तो उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके हीलिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे. प्लस सस्पेंसरी फिक्सेशन में क्या होता है कि एक साइड एक बंजी जैसा टाइट खींचा हुआ है, नीचे एक टाइट खींचा हुआ है. तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जब घुटना मूवमेंट करता है तो ग्राफ जो है वो साइड टू साइड और फ्रंट टू बैक मूव करता है. इसको हम कहते हैं बंजी जंपिंग इफेक्ट और विंडशील्ड वाइपर इफेक्ट. 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जब भी रिपीट एक्सरे कराते हैं, तो वो थ्रेड की मूवमेंट की वजह से या ग्राफ की मूवमेंट की वजह से वहाँ का जो बोन है वो कंप्लीटली ब्लो आउट हो जाता है या बलून आउट हो जाता है, और उस एरिया में खाली जगह हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा था, और वो मूवमेंट की वजह से ग्राफ जो है बोन के साथ में हील नहीं हो पाता है, और ये जो पार्ट है आपका फेल होने के चांसेस रखता है ना. तीसरी चीज हम कहते हैं इंटरनल ब्रेस और फाइबर टेप हम लगाते हैं. जो फाइबर टेप होता है वो जॉइंट में रहता है. अब जो लोग कहते हैं कि इसमें आपके जो स्क्रू सर्जरी होती है उसमें भी हम थ्रेड्स लगाते हैं, हर जगह पे थ्रेड्स रहते हैं, बट वो जो थ्रेड्स होते हैं वो जॉइंट के अंदर नहीं होता है ना. दैट इज आउटसाइड द जॉइंट. टीबिया बोन है और फीमर बोन है, जब हम ड्रिल करते हैं तो वो थ्रेड्स को हम बोन के अंदर ड्रिल करते हैं, और जो थ्रेड जब खींचते हैं तो ग्राफ्ट अंदर चला जाता है. नीचे भी हम धान के खींचते हैं तो ग्राफ्ट के अंदर रहता है, पर वो जो थ्रेड्स होते हैं वो बोन के अंदर होते हैं, ना कि जॉइंट के अंदर. कभी भी आपके कहीं पे भी बॉडी में है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, जॉइंट इज अ वेरी वेरी वर्जिन एरिया. मतलब उस एरिया को कहीं पे भी कोई टच नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर जॉइंट के अंदर कोई भी इंफेक्शन या कोई भी चीज हो जाए तो वो सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है, और आपका सिवियर पेन होता है और पूरा जॉइंट खराब हो जाता है. तो जॉइंट को गॉड ने ही बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि कभी भी उसको खराबी नहीं हो. तो कहीं पे भी हम अपना फाइबर टेप या कोई भी फॉरेन मटेरियल जब डालते हैं, हम जो ग्राफ डालते हैं वो आपकी बॉडी का होता है, वो आप ही की मटेरियल होता है, तो बॉडी उसको रिएक्शन नहीं करती है. क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी का ही पार्ट है ना. उसके जो एंटीजेंस है वो सारे सेम ही हैं. बट जब हम अपना बोन डालते हैं, जब ये थ्रेड अंदर जॉइंट के अंदर जाता है, तो उसके अंदर रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं. इसकी कोई स्टडीज नहीं है हम, बट ये एक्सपीरियंस के साथ में जो हमारे स्टडीज में या जो हमारे प्रोपोनेंट्स है जो पहले कहते थे, है ना, बहुत सारे सर्जन हमारे कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं, वो कहते हैं कि पहले मैं बहुत यूज करता था इंटरनल ब्रेस, बट अब मैंने उसको यूज करना कम कर दिया है, बंद कर दिया है. क्यों? क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन के, इन्फेक्शन के या रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो ये पार्ट होता है इसकी एक खामी इंटरनल ब्रेस की, है ना. सिमिलरली अगर हम बायोस्क्रू के बारे में बात करें, तो बायोस्क्रू में क्या होता है कि हम उसको ड्रिल करते हैं, ऊपर बटन लगता है, नीचे भी हम ड्रिल करते हैं, पर हमारा ग्राफ का जो लेंथ होता है वो काफी बड़ा होता है. ग्राफ का लेंथ जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि हम हैमस्ट्रिंग्स लेते हैं यूजुअली, सेमिटी और ग्रेसिलिस, तो वो अराउंड अबाउट हमारा 8.5 से 9 सेंटीमीटर का ग्राफ लेते हैं हम, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर अच्छा टारगेट रहे कि हम उसको स्क्रू प्रॉपरली कर सके नीचे से, और हमको ग्राफ दिखता भी है, बोन के अंदर उसका लेंथ भी काफी अच्छा रहता है, ऊपर भी हम उसको 2.5 सेंटीमीटर तक अंदर डाल सकते हैं. तो 2.5 सेंटीमीटर जो पार्ट है वो बोन के अंदर ज्यादा टाइट रहता है, और नीचे जो होता है वो ऑलमोस्ट पूरा टनल में कवर करता है. प्लस जब हम स्क्रू डालते हैं, जब स्क्रू फिट करते हैं, तो हम एक साइज बड़ा स्क्रू फिट करते हैं. तो जब भी हम स्क्रू फिट करते हैं तो ग्राफ्ट हर जगह से उसके बोन के साथ में चिपक जाता है. अगर बोन की क्वालिटी सॉफ्ट है, बोन की क्वालिटी
बहुत अच्छी नहीं है, तो हम जब अगर स्क्रू करते हैं तो एक साइज जब डालते हैं तब भी ग्राफ प्रॉपर्ली खुद जाता है। बट इन केस अगर इंटरनल ब्रेस में अगर हो और बोन की क्वालिटी सॉफ्ट हो तो उसके जो विंडशील्ड वाइपर इफेक्ट है और जो बंजी जंपिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, और बोन बलून आउट ज्यादा होगा और उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड है, इसकी स्टडीज अभी इतनी नहीं आई है टाइम के साथ में, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी न्यू टेक्निक। अब नए टेक्निक्स को कभी भी बहुत हाथ लगाने से पहले या करने से पहले बहुत बारी सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके फेलियर्स होंगे या सक्सेस होगा, या बहुत अच्छी टेक्निक्स है। जब बायोस्क्रू टेक्निक आई थी तभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बट इवेंचुअली क्योंकि ये 20 साल से लोग कर रहे हैं प्रोपोगेट और प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं, बट 20 साल से धीरे 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 लोगों को पता चल रहा है कि यार ये अच्छा है, इसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं, एनाटॉमिकल ग्राफ होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो ये जब टाइम के साथ में लोगों को पता चला तब उसको वो ज्यादा करते हैं। इंटरनल ब्रेस अभी कुछ सालों में आया हुआ है, इसके स्टडीज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम कहेंगे कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो सबसे हाई लेवल की स्टडीज होती है, इस पे अगर हम गूगल भी करेंगे तो हमको बहुत कम स्टडीज मिलेंगी जो ये बताएगा कि यार ये बहुत अच्छा है, इसके अलावा बहुत अच्छा नहीं। सिर्फ कंपनी के पार्ट से हमको बहुत सारी इसके गुड पार्ट्स मिलेंगे कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बट एज सच पेशेंट्स के ऊपर कितनी स्टडीज हुई है, पेशेंट्स के ऊपर इसके कितना डेटा है, ये बहुत अभी कम है। और वही चीज हम बायोस्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे तो आज तक हजारों सर्जरीज, हजारों लिटरेचर आ गया होगा जिसमें ये बताया गया है कि ये सर्जरी के रिजल्ट अच्छे हैं। तो हम जो है एज अ डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम उसको ट्रीट करते हैं कि उसका हमको रिजल्ट चाहिए, ना कि हमको ये देखना है कि हम नई टेक्निक करें, क्योंकि पेशेंट गिनी पिग नहीं है कि हम उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमको ये पता चलेगा कि ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये ठीक नहीं हो रहा, 6 महीने बाद अब मैं मेरी टेक्निक चेंज कर रहा हूँ, मैं बायोस्क्रू पे जाऊंगा, इंटरनल ब्रेस पे नहीं जाऊंगा। ये मेरे को कब रियलाइज हुआ, जब मैंने ऑलरेडी इतने केसेस कर चुका हूँ। तो इसलिए हम तो वही करेंगे जो एज अ सर्जन जिसके हाथ में वो सर्जरी अच्छी होती है। अगर कोई सर्जन कहता है कि उसकी इंटरनल ब्रेस की सर्जरीज उसने 100 करी हुई है और उसके 99 पेशेंट्स अच्छे हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो उसका जो सर्जिकल टेक्निक है, उसका जो सर्जिकल स्किल है वो बहुत ही बढ़िया है, और उसकी जो फेलियर रेट है या उसकी जो मिस्टेक्स है वो बहुत कम है सर्जिकल प्रोसीजर में। तो वो सर्जरी वही करनी चाहिए, उससे उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर कोई कहता है कि मैं बायोस्क्रू 100 सर्जरीज की और 100 में से 99 पेशेंट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं है, तो उसको वो सर्जरी करनी चाहिए कि बायोस्क्रू है। ना कि हम यूट्यूब के माध्यम से या बहकावे में आके या प्रोपोगंडा के चक्कर में रहे और उसकी वजह से हम अपनी बायोस्क्रू की सर्जरी ना करा के हम इंटरनल ब्रेस कराएं, क्योंकि इंटरनल ब्रेस इज अ कॉस्टली अफेयर ऑल्सो। एंड सेम चीज हम एसीएल और एलईटी सर्जरी में भी हम अचीव कर सकते हैं। एलईटी में क्या फायदा है कि वी एड ऑन अ ग्राफ्ट, आईटीबी का एक नया स्ट्रिप आपका लग जाता है जो आप ही की बॉडी का पार्ट होता है, नया अलग से कोई पार्ट नहीं लगता है, प्लस वो आपके नी को और स्टेबल भी करता है, उसके फेलियर के चांसेस को भी कम रखता है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको एक आइडियंस दे रहा है कि आपको इंटरनल ब्रेस चूज करना चाहिए या बायोस्क्रू चूज करना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका सर्जन इंपॉर्टेंट है चूज करना, ना कि टेक्निक। क्योंकि आपने अगर सर्जन अच्छा चूज किया है जिसके टेक्निक बहुत बढ़िया है और वो अपने पेशेंट्स के साथ में बहुत क्लियर बात कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन के टाइम पे भी वो आपसे बहुत क्लियरली आपको ऑपरेशन दिखा रहा है कि ये आपका लिगामेंट टूटा हुआ है, ये आपका लिगामेंट हमने आइसोमेट्रिक पॉइंट पे डाला है, टीबिया साइड पे प्रॉपर्ली डाला है, फीमर साइड पे हमने प्रॉपर्ली डाला है, उसकी ड्रिलिंग प्रॉपर्ली की है, ये आपका ग्राफ्ट का जो साइज है वो 8 mm 8.5 mm या 9 mm का ग्राफ्ट है। जो टनल की पोजीशन है वो एनाटॉमिकल है, ना कि सीधी है। अगर ऊपर होता है तो हमारा फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। टेंशनिंग कैसी है, प्री टेंशनिंग कैसी है, जब हम लिगामेंट को स्ट्रेच करते हैं तो लिगामेंट की प्री टेंशनिंग होती है जिससे उसका क्रिम्प है या वो निकल जाता है। ऑपरेशन के टाइम पे भी हम साइक्लिंग करते हैं जिससे उसका और क्रिम्प निकल जाता है। ऑपरेशन के बाद में हम पूरा खींचते हैं तो टेबल हिल जाएगा, ऊटी का टेबल, पर घुटने का जो एसीएल लिगामेंट है वो नहीं निकलेगा। तो इतनी जब आपके सर्जन में कॉन्फिडेंस है, आपके पेशेंट्स में जब आपके सर्जन को इतना कॉन्फिडेंस है दिखाने का, तो ऐसे सर्जन से आपको ऑपरेट कराना चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स पोस्ट ऑपरेटिवली रिहैबिलिटेशन के बाद भी अच्छा है। ना कि टेक्निक, ना कि इंटरनल ब्रेस, ना कि स्क्रू, क्योंकि ये जो इंटरनल ब्रेस स्क्रू ये जो चल रहा है, दिस इज नॉट गुड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट्स। वी वांट टू गिव अ रिजल्ट टू द पेशेंट एंड दैट शुड बी द utmost criteria to treat a patient for an ACL tear. Thank you so much.